हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम शुरू करते हैं हमारा अगला सेशन, जो कि हमारे पीवाईक्यू सीरीज का थर्ड सेशन है और ये जेनेटिक्स का थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों पढ़ लिए थे, जिसमें हमने लगभग 22 एमसीक्यूज पर सेशन पढ़े थे। अब यहाँ पे भी हम 22 क्वेश्चंस एमसीक्यूज देखेंगे जो प्रीवियस ईयरली पूछे गए हैं अबाउट एवोल्यूशन। ये पीवाईक्यूज जो होते हैं, ये पीवाईक्यूज हमने अलग अलग बुक्स से लिए हैं या फिर अलग अलग रेफरेंसेस से लिए हैं। पीवाईक्यूज करवाने का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इन टॉपिक्स पे लगभग हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया है और हम इन टॉपिक्स को टच कर रहे हैं, जिसके ऊपर देयर आर हाई चांसेस कि 2026 में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन में देखो, पहला क्वेश्चन था हार्डी विनबर्ग Hardy-Weinberg principle states that allele frequencies remain constant in। अब हार्डी-विनबर्ग क्या है? देखो, कोई भी स्पीशीज इवॉल्व होगी या जैसी है वैसी मेंटेन होगी, इसे समझाने के लिए एक छोटा सा प्रिंसिपल है, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ यू हैव टू अलील्स और उन अलील्स की फ्रीक्वेंसी आपको पता है, तो इस अलेलिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ इस तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। P plus Q whole frequency will be P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1। अब ये फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या बताता है? ये फॉर्मूला बताता है कि अगर किसी भी स्पीशीज में अलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी तो नई स्पीशीज नहीं बनेगी, और नई स्पीशीज बनाने के लिए आपको इस फ्रीक्वेंसी को क्या करना है? अल्टर करना है। कैसे करेंगे? तो देयर आर 4 डिफरेंट पैरामीटर, जैसे कि जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से आपकी अल्लिक फ्रीक्वेंसी अल्टर होगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अलेलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट इन, किसमें कांस्टेंट रहती है? देखो, अब म्यूटेटिंग पॉपुलेशन में नहीं, अगर पॉपुलेशन में म्यूटेशन हो रहा है तो म्यूटेशन इटसेल्फ इज ए ड्राइविंग फोर्स जो इसको बदलेगा। माइग्रेटिंग नहीं, माइग्रेशन इज अ जीन फ्लो, जो एक पैरामीटर है जिसकी वजह से आपका एलेलिक फ्रीक्वेंसी बदलेगा। स्मॉल पॉपुलेशन, ये भी नहीं। देखो, स्मॉल पॉपुलेशन में अगर थोड़ा भी चेंज आ गया, जैसे कि मान लो एक पूरे 1000 की पॉपुलेशन है, उसमें मैं अकेला हूं, मेरे पास एक अलील है और मैं मर गया तो 100% पॉपुलेशन विद अलील इज वाइप्ड आउट। इसका मतलब छोटी पॉपुलेशन में अगर हम अलीलिक फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो वो गलत होगा, तो हमें अलीलिक फ्रीक्वेंसी देखने के लिए लार्ज पॉपुलेशन चाहिए। हार्डी-विनबर्ग कंसिडर्स अ लार्ज पॉपुलेशन विदाउट एवोल्यूशनरी फोर्सेस। किसी भी तरह इवोल्यूशनरी फोर्सेस जब काम नहीं कर रही हैं, तो हम वहां कह सकते हैं कि हार्डी-विनबर्ग लॉ एग्जिस्ट करता है और अच्छे से काम करता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? एवोल्यूशनरी फोर्सेस वो 4 पैरामीटर, जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, इनमें से जेनेटिक ड्रिफ्ट एक पांचवा है। इन पांचों में से अगर कुछ भी है तो वो इवोल्यूशनरी फोर्स है। ये ट्राई कर रहे हैं कि एवोल्यूशन हो जाए, और हार्डी-विनबर्ग कहता है कि अगर ये कोई ना हो तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोर सिग्निफिकेंट इन। देखो, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया, पूरे पॉपुलेशन में मैं अकेला हूं जिसके पास एक जीन है और मैं मर गया, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कि सडन चेंज, लार्ज चेंज। ड्रिफ्ट आप बोलते हैं ना, बाइक की ड्रिफ्टिंग करते हैं, वो ड्रिफ्टिंग मतलब क्या? सडन डी एक्सेलरेशन या सडन एक्सेलरेशन। वैसे ही यहाँ पे अगर सडन बहुत जेनेटिक चेंज आता है तो उसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं। अब सडन बड़ा जेनेटिक चेंज कब आएगा? मान लो 1000 की पॉपुलेशन है, 900 लोग टॉल है, तो सारे 900 लोग मरने के बाद ड्रिफ्ट आएगा, तो भैया ये प्रॉब्लमेटिक है। इससे बेटर क्या करो, एक स्मॉल पॉपुलेशन उठाओ, स्मॉल पॉपुलेशन का कोई एक मर गया, खत्म। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जनरली अच्छे से और जल्दी ऑब्जर्व होती है स्मॉल पॉपुलेशंस के अंदर। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन वेस्टर्न बेटुलारिया इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो, वेस्टर्न बेटुलेरिया क्या था? एक मॉथ बिफोर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म या बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 1850 से पहले ट्री बार्क्स के ऊपर लाइकेंस होते थे। इन लाइकेंस के ऊपर जो लाइट कलर्ड मॉथ है वो छुप जाते थे, नेचर उन्हें फेवर करता था, और जो ग्रे या डार्क कलर के मॉथ थे उनका नंबर कम हो गया। आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाइकेंस मर गए, ट्री बार्क ओपन हो गए, ग्रे कलर के थे, इसकी वजह से ग्रे मॉथ्स मरने लगे, फिर व्हाइट मॉथ्स को सेलेक्ट किया गया। जब ये सिलेक्शन वर्ड आ रहा है, दिस सिलेक्शन इज नथिंग बट द नेचुरल सिलेक्शन, एंड the example of Western Betularia is the best example of natural selection। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन
बहुत बार ये पूछा जाता है। एडेप्टिव रेडिएशन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है, कोई भी आपका एक प्रिमिटिव एंसेस्टर हो, वो एंसेस्टर कुछ अडॉप्ट करे जिसकी वजह से वो अलग अलग सराउंडिंग्स में जिंदा रहने के काबिल बन जाए, तो ये हो गया उसका अडेप्टेशन। अडेप्टेशन एक कॉमन पॉइंट से रेडिएट होता हुआ दिख रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज अडेप्टिव रेडिएशन। तो डार्विन के पास जो फिंचेस थे जो उसने गैलापागोस आइलैंड पे देखे थे, वो फिंचेस भी इसी तरह थे, कॉमन फिंच जिनकी बीक अलग अलग तरीके से बदली हुई थी। उन डार्विन फिंचेस की वजह से हम इसे कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, और वो सबसे अच्छे से आपको दिखता है डार्विन फिंचेस की मदद से। लैमार्किज्म नहीं, म्यूटेशन थ्योरी नहीं, और हार्डी-विनबर्ग लॉ नहीं, ये तीनों ऑप्शन भी नॉनसेंस है, मतलब दूर दूर तक इनका कोई रिलेशन भी नहीं उसके साथ। अब होमोलॉगस ऑर्गन्स इंडिकेट, अब दो एमसीक्यूज है हमारे पास बैक टू बैक जो बहुत बार पूछे गए हैं, होमोलॉगस क्या है और एनालॉगस क्या है, समझने की कोशिश करो। देखो, एक ऑर्गन है, मान लेते हैं कोई मैमल है, ठीक है, ये मैमल अगर हवा में उड़ के बैट बन गया, ये मैमल तैर के व्हेल बन गया, ये मैमल जमीन पे चल के ह्यूमन बीइंग्स बन गया, और ये मैमल भाग के मान लो लेपर्ड बन गया। हुआ क्या, इसके फोर लिम्स हर जगह पे बदले हैं। बैट के टाइम फोर लिम्स में पेटाजियम आ गया, यहाँ पे व्हेल्स में वो कुछ स्विमिंग के लिए फ्लिपर्स टाइप स्ट्रक्चर बन गया, ह्यूमन बीइंग्स में फोर विंग्स के फोर लिम्स बन गए, और लेपर्ड में फोर लिम्स भागने के लिए बन गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक ही ऑर्गन में जिसका स्ट्रक्चर सेम है फंक्शंस अलग कर दिए, और ये क्या हो गया, दिस इज अ डाइवर्जेंट, ये डाइवर्ज हो गया। तो होमोलोगस ऑर्गन्स मतलब ऑर्गन्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन, स्ट्रक्चर सेम है सबका, फंक्शन अलग है, और इसे कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, दिस इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एनालॉगस ऑर्गन्स आर रिजल्ट ऑफ, और इसमें अपोजिट जाओ, मान लो कोई एक फंक्शन है फ्लाइंग, है ना, तो फ्लाइंग करने के लिए आपकी जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई क्या करती है, बटरफ्लाई के पास काइटिनस विंग्स होते हैं, रादर दे आर नॉट विंग्स, काइटिनस कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आपके पास बैट है तो बैट क्या करता है, पेटाजियम का मतलब उसके पास जो उड़ने के लिए अलग से मेम्ब्रेनस लेयर है उसकी मदद करता है, मदद लेता है। और अगर आपने बर्ड्स देखे तो बर्ड्स के पास तो विंग्स है, तीनों के क्या है, ऑर्गन्स अलग है लेकिन फंक्शन कॉमन है, सारी चीजें एक जगह पे आके कॉन्वर्ज होती हुई दिखती है, दैट व्हाई एनालॉगस ऑर्गन्स आर कन्वर्जेंट एवोल्यूशनरी ऑर्गन्स। अब कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब समझो, या एनालॉगस ऑर्गन का मतलब समझो, ऑर्गन विथ डिसिमिलर स्ट्रक्चर्स बट कैरिंग आउट कॉमन फंक्शन, या सेम फंक्शन कैरी करने वालों को बोलते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड एज अ पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो पुराने रिमेन्स होंगे हार्ड पार्ट के, कोई भी ऑर्गेनिज्म मरने के बाद जब उसके सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगसेस उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो हार्ड पार्ट होते हैं, जो ड्राई पार्ट होते हैं फ्रॉम कैल्शियम या अदर सॉल्ट से बने हुए, उन्हें डाइजेस्ट या डिकम्पोज करना आसान नहीं है, ये वैसे ही परसिस्टेंट रहते हैं। इनकी स्टडी करके हमें पता चलता है कि उस टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म रहा होगा वो कैसा था, और इस स्केलेटन की जो स्टडी होती है उसे कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड एज पैलियोंटोलॉजी। विच इज एन एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, देखो वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या है, ऑर्गन जो कभी एक टाइम पे फंक्शनल था, किसी कारणवश जब उसका यूज या पर्पस खत्म हो गया, जेनेटिक मेकअप धीरे धीरे उस ऑर्गन को हमारी बॉडी से रिमूव करने की कोशिश करता है, और उसे कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो हमारे पास एक वेस्टिजियल ऑर्गन है अपेंडिक्स, साथ साथ में कौन कौन से है, थर्ड मोलार भी है हमारे पास, डिक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो यहाँ पे है, हमारा कॉकिक्स है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। जीन फ्लो occurs ड्यू टू फ्लो, आपने क्या कहा, देयर इज अ पॉपुलेशन ए, देयर इज पॉपुलेशन बी। अगर आप पॉपुलेशन ए के अलील बी के पास या बी के अलील ए के पास जाते हुए देखते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज दी माइग्रेशन, और माइग्रेशन को दूसरा शब्द है जीन फ्लो। जीन एक दूसरे के पास जाएंगे, दैट्स अ माइग्रेशन, और दैट इज कॉल्ड एज अ जीन फ्लो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम है नहीं। फाउंडर इफेक्ट, देखो फाउंडर इफेक्ट क्या है, इफ यू हैव अ लार्जर पॉपुलेशन, मान लीजिए आपके पास एक ए नाम की पॉपुलेशन है जिसमें 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 लोगों में से मान लेते हैं कुछ एक 50 लोग अलग हो गए और उन्होंने पॉपुलेशन बी बनाई। ए जो है वो भी 950 के साथ कंटिन्यू कर रहा है, रिप्रोडक्शन करके ये भी 1000 बन जाएगा, ये कंटिन्यू करेगा। फिर ये जो बी वाली है ये बढ़ेगी, ये फिर अपनी 1000 पॉपुलेशन बनाएगी, फिर यहाँ से थोड़ी पॉपुलेशन सी नाम की 50 से बाजू जाएगी, फिर ये बी वाली। हो क्या रहा है, बड़ी पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा ड्रिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्ट यानी कि वहां से बाजू में जा रहा है या हट जा रहा है।
इसी को कहते हैं इसी को कहते हैं हम ड्रिफ्टिंग या फिर फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है, बेसिकली बड़ी पॉपुलेशन में से छोटी पॉपुलेशन एक साइड में चली जाएगी, तो स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन जो होगी ये वाली, ये बाद में जाके फाउंडर बनेगी, ये जाके फाउंडर बनेगी, ये जाके फाउंडर, और इससे क्या होने वाला है, इससे होने वाले हैं नई पॉपुलेशन, नई पॉपुलेशन से होगा नई स्पीशीज फॉर्मेशन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पीशिएशन क्यों होता है भाई, देखो समझने की कोशिश करो। नेचुरल सिलेक्शन चलेगा, राइट। नेचुरल सिलेक्शन क्या करेगा, जो ऑर्गेनिज्म सबसे अच्छा है, फिट है, उसे सेलेक्ट करता जाएगा, ठीक है। अब सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले वाले ऑर्गेनिज्म के साथ में रिप्रोडक्शन अगर नहीं करेंगे तो इनका जीन पूल अलग रहेगा, ये जीन पूल फ्यूचर में जाके न्यू स्पीशीज बनाएगा। अब जीन पूल अलग कैसे रखेंगे, आप रिप्रोडक्शन मत होने दो, रिप्रोडक्शन नहीं होने देना इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, एंड स्पीशिएशन विल अकर ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लैमार्किज्म इज बेस्ड ऑन, लैमार्क कौन था और उसने क्या बोला था। लैमार्किज्म ने कहा था कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी जिंदगी में जितने कैरेक्टर एक्वायर करता है वो सारे उसके बच्चे को दे देता है, और उसका बच्चा उसके आगे कैरेक्टर एक्वायर करना शुरू करता है। मान लेते हैं मैं एमबीबीएस हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, तो मैं जो एमबीबीएस में सीखा वो मैं मेरे बच्चे को दूंगा, फिर मेरा बच्चा पैदा होते एमबीबीएस होगा और आगे जाके एमडी करेगा। ये लैमार्किज्म है। लैमार्किज्म इज नथिंग बट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जहां पे उसने कहा था कि जिराफ का बच्चा जो लंबी नेक के साथ आता है, आने वाली जनरेशंस में उसकी नेक और लंबी होती है, तो इट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो अगर आप लैमार्किज्म समझते हैं, स्कूल में था, दिस इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, डार्विन्स थ्योरी इंक्लूड, देखो डार्विन की थ्योरी क्या थी कि भैया बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे, ओवर प्रोडक्शन, इस ओवर प्रोडक्शन से क्या होगा, देयर विल बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल से क्या होगा, आने वाले स्टेप्स में वेरिएशंस, वेरिएशंस में अच्छे वेरिएशन नेचर सेलेक्ट करेगा, सेलेक्टेड नेचुरल सिलेक्शंस जो है उन्हें अगर आइसोलेट किया गया तो नई स्पीशीज बनेगी। ट्रू, ये सारा डार्विन थ्योरी में है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं। डार्विन थ्योरी इंक्लूड यूज एंड डिसयूज, नहीं, ये लैमार्किज्म का था, तो लैमार्किज्म तो है नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यस, डार्विन्स थ्योरी इज रिलेटेड टू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जो ऑर्गेनिज्म फिट होगा वो अगली जनरेशन के लिए सेलेक्ट होगा, और जब ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कंटिन्यूअसली आप एक्वायर करते जाएंगे, आगे जाते जाते आपको ये बहुत अच्छे से बड़ा इफेक्ट देकर जाएंगे। विच इज अ कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक मतलब क्या, मान लेते हैं वी हैव टू ऑर्गेनिजम्स जो कि अलग अलग ग्रुप से रिलेटेड है, उन दोनों के अगर वो कैरेक्टर शेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। मान लीजिए कोई ए ग्रुप है, कोई बी ग्रुप है, तो इन दोनों के बीच में कोई ऐसा रहा होगा, समझो जो ए से बी बनने जा रहा है, लेकिन ए के भी कैरेक्टर है, बी के भी कैरेक्टर है, एंड दिस इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक। यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक ऑप्शन है पेरिपेटस। पेरिपेटस एक अच्छा कनेक्टिंग लिंक है जिसका एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिया है। मेरी बात समझो, इवोल्यूशन ये वो चैप्टर है जिसके कुछ बीट्स लास्ट के 3-4 साल में थोड़े थोड़े रिमूव किए गए हैं या नए ऐड किए गए हैं। तो इवोल्यूशन में शायद पीवाईक्यूज डायरेक्टली ना आए, बट जिन बीट्स या जिन टॉपिक्स के ऊपर रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे थे वो रिपीट हो सकते हैं, रिपीट होंगे। होमिनिड एवोल्यूशन इंक्लूड्स, होमिनिड मतलब ह्यूमन एंसेस्ट्री का एवोल्यूशन। ह्यूमन एंसेस्ट्री सिंपल है यार, होमो हैबिलिस, तो ये कैसे था, होमो हैबिलिस था, उसके बाद आया था होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद कौन आया था, होमो निएंडरथल, होमो निएंडरथल के बाद कौन आया था, या तो क्रोमैग्नॉन या डायरेक्टली होमो सेपियन आया था, राइट। या तो निएंडरथल, क्रोमैग्नॉन थोड़ा साइड में था, मतलब था अलोंग विथ निएंडरथल प्रेजेंट था, बट बाद में वो चला गया। तो आंसर इज होमिनिड फैमिली से हमारा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार। वेरिएशंस अराइज ड्यू टू, वेरिएशन क्यों आते हैं, वेरिएशन आने के कई रीजंस है, उसमें से एक म्यूटेशन है। म्यूटेशन इज सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। आपके पास जो अलग अलग ये है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, अगर कोई बदल गया इट्स म्यूटेशन, इट्स न्यू ऑप्शन। रिकॉम्बिनेशन, जब कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ क्या होंगे, रिकॉम्बिनेट होंगे, या नए नए कैरेक्टर्स एक साथ बैठेंगे, दैट इज अ रिकॉम्बिनेशन। तो भैया आंसर विल बी बोथ ए एंड बी, दोनों मिलके क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन, ये क्वेश्चन ट्रिकी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन जीनोटाइप, नहीं,
नेचुरल सिलेक्शन ये फिनोटाइप पे एक्ट करता है। मान लो मैं इंटेलिजेंट बन गया और मेरा कोई भाई है जो उतना इंटेलिजेंट नहीं बना। नेचर इस टाइम पे इस दौर में इंटेलिजेंट लोगों को मान लो ये कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है। तो अभी मैं इंटेलिजेंट हूं, मेरे जीनोटाइप से पता नहीं चलेगा, मेरे फिनोटाइप से पता चलेगा। तो फिनोटाइप के ऊपर ही लोग जो है या मेरा एनवायरमेंट है वो इफेक्ट देगा, और एनवायरमेंट से मेरा फिनोटाइप सेलेक्ट होगा, जीनोटाइप नहीं। ठीक है, दैट इज द फिनोटाइप फॉर इट। जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय, देखो जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होना है, क्यों? जेनेटिक इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब हुआ तो नई स्पीशीज बनेगी। हार्डी विनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम है दैट इज जेनेटिक इक्विलिब्रियम, और उसे डिस्टर्ब करने के बाद नई स्पीशीज बनती है। तो कौन कौन डिस्टर्ब करता है उसमें से? म्यूटेशन है, माइग्रेशन है, सिलेक्शन है। ऑल ऑफ देम विल चेंज द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। सब कुछ म्यूटेशन तो करेगा, माइग्रेशन वो जीन फ्लो हो जाएगा ना, जीन फ्लो भी है। एंड नेचुरल सिलेक्शन, ऑब्वियसली नेचुरल सिलेक्शन तो नेचर को सिलेक्ट कर करके नई स्पीशीज के पास लेके जाएगा ना। फॉसिल डेटिंग इज डन बाय, देखो आपको डायनासोर का एक फॉसिल मिला, तो डायनासोर का फॉसिल कितने साल पुराना है? इट इज अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो। ये कैसे पता चला? उस फॉसिल के ऊपर लिखा था क्या मैं 65 मिलियन ईयर्स का पुराना हूं? बिल्कुल नहीं। कैसे पता चला? हमने वहां पे कार्बन डेटिंग की। कार्बन डेटिंग का मतलब क्या है? जब सेल जिंदा होती है तो उसका रेगुलर कार्बन टर्नओवर चलता रहता है CO2 के फॉर्म में। ये जो रेगुलर कार्बन टर्नओवर है इसमें कुछ हद तक कार्बन नॉर्मल C12 होता है और कुछ C14 होता है। C12 C14 का रेशो फिक्स होता है जब आप जिंदा है। मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद C14 धीरे 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 डिग्रेड होकर C12 में कन्वर्ट होगा, और उसका एक स्पेसिफिक हाफ लाइफ है। तो आप उसके हाफ लाइफ से पता कर सकते हो कि कितने साल हो गए और ये फॉसिल कितना पुराना है, राइट? तो दैट इज द कार्बन डेटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पुराना एस्पेक्ट है जो कि एवोल्यूशन में समझा जाता है या स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट, मॉडर्न ह्यूमंस इवॉल्व फ्रॉम, किससे इवॉल्व हुए थे? रेप्टाइल से? नहीं है। एम्फीबियन फिशेस? नहीं। हम होमो इरेक्टस से इवॉल्व हुए हैं। जो होमिनीड एवोल्यूशन आपने अभी सुना था, वो होमिनीड एवोल्यूशन का मतलब है वो वहां से आया था, सिंपल। नेक्स्ट, एवोल्यूशन इज, एवोल्यूशन क्या है? स्टैटिक नहीं, एवोल्यूशन स्टैटिक नहीं है। अगर वो स्टैटिक होगा तो क्या होगा? जो कैरेक्टर्स एक जगह पे बन गए हैं वो वहीं रुकेंगे, और फिर उसको एवोल्यूशन ही नहीं कहेंगे हम। चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी, चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी स्पीशिएशन, नई स्पीशीज फॉर्म होना। उसके बाद डायरेक्शनल ऑलवेज नहीं, एवोल्यूशन डायरेक्शनल नहीं है, वो डायरेक्शनल नहीं है। कभी पीछे आएगा, कभी आगे जाएगा, फिर कभी बहुत पीछे आएगा, कभी थोड़ा आगे जाएगा, कभी बहुत आगे जाएगा। तो एवोल्यूशन इज एक्चुअली प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव है, चलता रहेगा। एवोल्यूशन रुकता नहीं है, स्टैटिक के अपोजिट। विच इज एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन? देखो मैंने आपको बोला था, अभी एक एग्जाम्पल लिया था हमने, ऐसे ऐसे ऐसे। फंक्शन वॉज टू फ्लाई, और ऑर्गन्स अलग अलग थे। dissimilar organs performing a same type of function, they are called as a convergent organs। और convergent organ में हमने अभी बर्ड और बटरफ्लाई देखा था, वो इसी में एग्जांपल आता है, राइट? इसके बाद में ये जो फोर लिम्ब ह्यूमन एंड व्हेल, ये क्या है? ये डाइवर्जेंट है। अभी हमारे क्वेश्चन का आंसर ए सही है। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। होमोलोगस ऑर्गन इसको बोलते हैं, एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स का तो चलो खैर इसमें कोई लेना देना नहीं है। देखो PYQs का मतलब क्या है? ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। ये फेवरेट टॉपिक्स होते हैं एग्जामिनर के। क्यों फेवरेट होते हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका लेना देना आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव या फ्यूचर करिकुलम से है, इसीलिए वो वहां से क्वेश्चंस उठाते हैं। कोई भी एग्जामिनर हो वो चाहेगा कि आपको इंपॉर्टेंट चीजें जरूर आए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा एमसीक्यूज हर बार आते हैं। तो अगर आप PYQ सीरीज अच्छे से अपनी करते हैं पूरे लेक्चर्स, तो मुझे लगता है आपके पेपर में से हम 15 टॉपिक्स लेने वाले हैं, मेजर टॉपिक जिनके PYQs रिपीट आने के चांसेस ज्यादा है। तो इस टॉपिक्स में से 15 चैप्टर्स में से मुझे लगता है कि करीब करीब एक 20-25 क्वेश्चन हमारे एज इट इज PYQ सीरीज में से आने चाहिए। हम नीट के नेक्स्ट डे PYQ सीरीज को फिर से एक बार देखेंगे कितने क्वेश्चंस आए हैं। अच्छे से PYQs करिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा ये लिंक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो। होता क्या है, आप वीडियो देखते हो, आगे चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे आएगा? ठीक है, तो वीडियो एक तो पूरा देखते जाओ। क्यों? PYQs है यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप PYQ नहीं देखते हो ना तो आपका बहुत सारा लॉस हो जाएगा। कंफर्म क्वेश्चन आते हैं इनमें से। तो ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, वीडियो शेयर करो, और PYQ सीरीज कंटिन्यू देखना शुरू करो। All the best for NEET and thank you very much.